गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, कहाँ तक हुआ था? कल बताया था आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल अल्टरनेट। तो मेंसेस स्टार्ट होता है, मेंसेस प्रोलिफरेशन और वो सब आपको बताया था पिछले टर्म में। अब आता है अगला फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले होगा कॉपुलेशन। तो होगा कॉपुलेशन। कॉपुलेशन कॉपुलेशन पॉपुलेशन। हाँ, पॉपुलेशन 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 का मतलब है मैथुन। अब आपको मालूम है कॉपुलेशन, तो कॉपुलेशन कॉन्टैक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल मेल inseminate their semen in vagina of female फीमेल के वेजिना में छोड़ देता है और वहां से स्पर्म ऊपर जाएंगे। देखिए कॉपुलेशन, स्त्री पुरुष के संसर्ग के चरमोत्कर्ष क्लाइमैक्स में पुरुष अपने सीमेंस को वीर्य को स्त्री के वैजाइना योनि में पेनिस के द्वारा छोड़ देता है। पेनिस के द्वारा पहुंचा देता है, छोड़ देता है। इसे इंसेमिनेशन कहते हैं और इस क्रिया को कॉपुलेशन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसे इंसेमिनेशन कहते हैं। तो इंसेमिनेशन कहते हैं और क्रिया को कॉपुलेशन कहते हैं। क्रिया को क्या बोलेंगे? कॉपुलेशन। इस क्रिया को कॉपुलेशन कहते हैं, मैथुन कहते हैं। अब आप जानते हैं एक बार में करीब 3 से 4 ml सीमेंस को छोड़ता है। पुरुष सामान्यतः 3 से 4 ml सीमेंस को छोड़ता है और पर ml 100 से 200 पर ml सीमेंस 100 to 200 100
ml सीमेंस में 100 से 150 100 या 200 तक स्पर्म पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं। मिनिमम 60 ml होना चाहिए। 60 ml से कम होने पर ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। मिनिमम कितना होना चाहिए? 60 ml। न्यूनतम 60 मिलियन होने चाहिए। मिलियंस के हैं, मिलियन। और न्यूनतम कितना होना चाहिए? न्यूनतम कितने होने चाहिए? 60 मिलियन। न्यूनतम 60 मिलियन होते, उससे कम होने पर ओलाइगोस्पर्मिया हो जाता है। मतलब कैन नॉट कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब ये स्पर्म मोर्टेलिटी, शुक्राणु गतिशीलता। देखिए सभी शुक्राणु बराबर गतिशीलता वाले नहीं होते हैं, लेकिन इनकी गतिशीलता रहनी चाहिए 1.5 से 3 mm पर मिनट। जिन शुक्राणुओं के इसके बीच में रहती है मोर्टेलिटी, वही शुक्राणु पहुंच पाते हैं। तो वही शुक्राणु पहुंच पाएंगे कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। तो अब आप देखिए, ये पहले शुक्राणु मतलब मेल फीमेल का संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद मेल अपने सीमेंस को फीमेल के वेजिना में छोड़ देता है। उस क्रिया को इंसेमिनेशन कहते हैं। और वो उसमें शुक्राणु रहते हैं करीब 100 से 200 मिलियन पर ml। 3-4 ml होता है, मतलब ये 500 से 600 मिलियन होते हैं। लेकिन उनमें से जिनकी गतिशीलता इतनी होगी, जो यंग होंगे गतिशीलता इतनी होगी। गतिशीलता किस पर डिपेंड करती थी? माइटोकॉन्ड्रिया और टेल पर। जिनकी गतिशीलता इतनी होगी वही शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाएंगे, और जो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे वही फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो अगली बात आती है, अब होगा कैपेसिटेशन। तो देखिए कैपेसिटेशन कहाँ पाया जाता है? ये फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। बहुत पूछा जाता है मेडिकल में। कैपेसिटेशन स्पर्म में फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। अंडवाहिनी में फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी में पाया जाता है। अंडवाहिनी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? अंडवाहिनी में। तो जितना शुक्राणु आता है उसमें केवल 100 से 300 शुक्राणु, ये 400-500 मिलियन है, लेकिन ऊपर फैलोपियन ट्यूब में केवल 100 से 400 तक शुक्राणु ही पहुंच पाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में 100 से 400 शुक्राणु तक ही पहुंच पाते हैं। पहुंचते हैं 100 शुक्राणु ही उसमें से वहां पहुंच पाते हैं, और ये सिर्फ 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। इंसेमिनेशन के 5 मिनट के अंदर 5 मिनट में जो फैलोपियन में पहुंचते हैं
पहुंचते हैं वे जिंदा रहते हैं। उनकी लाइफ 24 आवर हो जाती है। तो पहुंचते हैं, उनकी लाइफ 24 to 48 आवर होती है। पांच मिनट में अगर नहीं पहुंच पाए तो नष्ट हो जाते हैं। 5 मिनट में नहीं पहुंच पाए तो नष्ट हो जाते हैं। शेष वेजाइना में नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में किसके माध्यम से जाएंगे? तो फैलोपियन ट्यूब का रास्ता क्या होता है? तो देखिए वेजाइना, वेजाइना से वो सर्विक्स बताया था, और सर्विक्स से यूट्रस का वो कोर्नुआ, और वहां से फिर ये पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब। और इसके लिए पहुंचाने में विशेष भूमिका होती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन की। इसमें क्या रहता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन काम करता है। हार्मोन की भूमिका होती है। अगर हार्मोन नहीं मिलेगा तो आसानी से वहां पर पहुंच जाते हैं। तो अब देखिए क्या है, अब वहां पर क्या है, जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे वहां पर होगा कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन स्पर्म में फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। तो अब देखिए क्या है, स्पर्म के पास एंटी कैपेसिटर होते हैं, समझिएगा, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में रहते हैं कैपेसिटेशन। स्पर्म के पास एक्रोसोम में क्या रहता है? एंटी कैपेसिटेशन। एंटी कैपेसिटेशन माने कैपेसिटेशन को रोकने वाला एंटी कैपेसिटर होता है। एंटी कैपेसिटेशन होता है। क्या होता है? एंटी कैपेसिटर पदार्थ। एग व फैलोपियन ट्यूब में कैपेसिटेशन पदार्थ होता है। तो कैपेसिटेशन के लिए या अंडा और फैलोपियन ट्यूब ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्या होगा इसमें? तो जैसे वहां पहुंचेगा और अंडे का संपर्क होगा, अब वहां पहुंचा और अंडे का संपर्क होगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? एक्रोसोम का कैप कोलेस्ट्रॉल वास हो जाएगा। कैप कोलेस्ट्रॉल घुल जाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल चढ़ा होता है कैप के ऊपर वो घुल जाता है। एक्रोसोम चेंज होने लगता है, चेंज होता है, लंबा होने लगता है। अच्छा, ये एंजाइम को गेन कर लेता है और निषेचन के लिए कैपेबल होता है। निषेचन के लिए कैपेबल
माने निषेचन के लिए तैयार हो जाता है। तो एक्रोसोम में परिवर्तन होता है और निषेचन के लिए रेडी हो जाता है। उस क्रिया को कहते हैं कैपेसिटेशन। तो उसका ऊपर का वो खुल जाएगा, इसके अंदर एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंजाइम एक्टिव, एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। जो एंजाइम है इसके अंदर वो एक्टिव हो जाते हैं और अब आपका ये निषेचन करता है। तो अब बात आएगी निषेचन की। तो निषेचन शुक्राणु पहुंच गया, अब होगा निषेचन। अब देखिए आप निषेचन, हाँ, तो निषेचन का मतलब क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का मिलन। किसका किसका? शुक्राणु और अंडाणु का मिलन ही निषेचन कहलाता है, जिससे जायगोट बनता है। तो शुक्राणु अंडाणु का मिलन। अब आती बात निषेचन। अब देखिए निषेचन कहाँ होता है? अभी आपको मैंने बताया फैलोपियन ट्यूब में। देखिए ये आपकी ओवरी है, ये आपकी ओवरी है और ओवरी से आपका क्या रिलीज हो गया? एग। ओवरी से ये एग रिलीज हुआ। ये एग मेम्ब्रेन है और इसके चारों ओर क्या रहता है? आपको बताया था, इसके चारों ओर इस तरह की कॉर्टिकल वाली सेल थी। ये कोरोना रेडिएटा है, ये आपका है, देखिए ये ओवम है, ओवम, इसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। और ये है जोना पेलुसिडा और ये है एग मेम्ब्रेन। और ये सब चिपका होता है, हाइलुरोनिक एसिड से चिपके होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड होता है यहाँ पर, इससे चिपका होता है। अब ये एक ओवा है जब निकलता है 14वें दिन। कौन सा? ओवुलेशन। ओवुलेशन से निकला है, यहाँ से ये अंडा निकला है। अब ये कहाँ जाएगा? तो अब आपको मैंने पढ़ाया था, इस तरह की फिम्बरी होती थी और ये फिम्बरी ट्यूब में खुलेगी। इस ट्यूब को कहते थे फैलोपियन ट्यूब। फिर ये ट्यूब का सबसे लंबा और वाला भाग कहलाता था एम्पुला। और एम्पुला आगे फिर सकरा हो जाता था थोड़ा सा। फिर ये आपका खुलता था यूट्रस में। अंदर है ये यूट्रस और यूट्रस फिर ये जाता था आपका, ये सर्विक्स बना था और इधर नीचे निकले थे हम वैजाइना। अच्छा, और ये यहाँ पर आया आपका, ये आपका सर्विक्स। अब आप देखिए ये से सदा होता है, सपोर्टिंग रहती से मीजोबैरियम। ये आपकी ओवरी है। अब पूरी क्रिया इस पे होनी, इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसी को क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। यहीं पर पूरी क्रिया होनी है, फैलोपियन ट्यूब। अभी ये अंडा यहाँ पर अंदर जाएगा और जैसे अंदर जाएगा और आपका सीमेंस यहाँ पर है, सीमेंस यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या है? सीमेंस, उस पे स्पर्म है। आप इस पे स्पर्म, यहाँ से देखिए स्पर्म, यहाँ से कुछ स्पर्म इस मार्ग से होते हुए, यहाँ से होते हुए इस पे चले जाते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब में। देखिए यहाँ से होते, देखिए स्पर्म इस पे आ गए, क्या आ गए? स्पर्म इधर आ गए।
और इधर इधर क्या पहुंच गया, ओवा, इधर क्या पहुंच गया, ओवा। अब इस क्रिया को मैं बाहर दिखाऊंगा, क्योंकि अंदर दिखाऊंगा तो छोटा छोटा डायग्राम समझ में नहीं आएगा। अब देखिए बाहर, तो अब ये आपका है, इससे यहां पर आकर चिपक जाएंगे, इससे स्पर्म, अब देखिए, अब ये स्पर्म इससे फिक्स हुए, कई स्पर्म चिपकेंगे। आपको बताया हूं कि 5 अंडा तो एक ही होगा, लेकिन स्पर्म की काउंट तो 400 तक होती है। मैंने 4 स्पर्म चिपका है, ये स्पर्म का एक्रोसोम है। अब देखिए, जैसे इसमें हुआ तो क्या हुआ, स्पर्म और प्लस एग कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट कहाँ होता है, इन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म और एग का कांटेक्ट होता है। स्पर्म और एग कांटेक्ट होगा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। जैसे ही कांटेक्ट होगा तो यहाँ पर एक रहता है फर्टिलाइजिंग एंटीफर्टिलाइजिंग। अब क्या होगा, स्पर्म में होगा कैपिसिटेशन, स्पर्म में क्या होगा, कैपेसिटेशन, अभी आपको बताया था। तो स्पर्म का जो एक्रोसोम है उसका ऐसा हो जाएगा, ये शेप बदल जाएगा, ऐसा स्पर्म हो जाएगा। देखिए एक्रोसोम का कैप का शेप बदल जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ तुरंत चेंज होने लगेगा एग में। अब एग में देखिए कॉर्टिकल सेल बनेगी। ये आपका, अब आपको बताया था क्या होता है, मेटाफेज और एनाफेज। अब इसमें मेटाफेज और एनाफेज क्रिया कंप्लीट होगी, लेकिन कब होगी, अब स्पर्म इसको तोड़ देगा, किसको, कोरोना रेडिएटा को तोड़ देगा, कोरोना रेडिएटा को तोड़ेगा। जहां पर टच करेगा वहीं पर कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करेगा। सब जगह नहीं, जहां से टच करेगा कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करेगा और स्पर्म जोना पेलुसिडा तक पहुंच जाएगा। अब क्या हुआ, स्पर्म ब्रेक कोरोना रेडिएटा बाय हाइलुरोनिडेज रीच कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाता है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये है आपका अंडोत्सर्ग से निकला हुआ अंडा है, अंडोत्सर्ग अंडा कहाँ पर रुका होता है आपको बता चुका हूं, अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड, अरेस्टेड मैचुरेशन, परिपक्वन विभाजन कहाँ पर रुका होता है, मेटाफेज सेकेंड में रुका होता है, द्वितीय में रुका होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, शुक्राणु अंडाणु संपर्क, शुक्राणु व अंडाणु का
अंडवाहिनी में संपर्क, अंडवाहिनी में संपर्क हुआ, इसके लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। क्या रिस्पॉन्सिबल होती है? फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन आएगा। फर्टिलाइजिन ये आता है ओवम से और एंटी फर्टिलाइजिन आता है स्पर्म से, स्पर्म से आता है। देखिए स्पर्म देता है एंटी फर्टिलाइजिन और ओवा देता है फर्टिलाइजिन, दोनों चिपकते हैं। चिपकने के बाद स्पर्म में कैपिसिटेशन होता है, शुक्राणु में कैपिसिटेशन होता है। अब फिर क्या होता है? शुक्राणु उसकी कोरोना रेडिएटा को तोड़कर, शुक्राणु क्या है? कोरोना रेडिएटा को तोड़कर, रेडिएटा को तोड़कर कहाँ पहुंच जाता है? जोना पेलुसिडा के संपर्क में आ जाता है, जोना पेलुसिडा के संपर्क में आ जाता है। कहाँ पहुंच गया? जोना पेलुसिडा के संपर्क में पहुंच गया, जोना पेलुसिडा के संपर्क में पहुंच गया। अब जब ये इसके संपर्क में आ जाता है तो जोना पेलुसिडा को ये डिजोल्व करता है, एक्रोसिन एंजाइम देता है। कौन सा? डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम के द्वारा जोना पेलुसिडा का पाचन, तो GP3 समाप्त हो जाता है। जोना पेलुसिडा 3 और जोना पेलुसिडा 2 खत्म हो जाती है, बचती है एक। अब बचती है सिर्फ एक जोना पेलुसिडा। अब सिर्फ सिंगल लेयर वाली बचेगी। और शुक्राणु यहां तक पहुंच चुका होगा। शुक्राणु 3 हो 4 हो जो भी हो, आपको इससे मतलब नहीं है। और कोरोना रेडिएटा सिर्फ उसी जगह की खत्म होती है जहां से शुक्राणु को अंदर करता है। बाकी सब जो कोरोना रेडिएटा सब हैं, सिर्फ उसी जगह की कोरोना रेडिएटा खत्म हुई है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। अब यहां पर कॉर्टिकल रिएक्शन होगा। कॉर्टिकल रिएक्शन माने सिंगल स्पर्म को लेगा और इधर अंडे में अब मेटाफेज और एनाफेज होगा। तो अब क्या होगा? सिर्फ एक स्पर्म को लेना है इसको। यहां पर कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। अब यहीं पर कॉर्टिकल रिएक्शन होगा और रिसेप्शन कौन बनेगा? क्या है? कॉर्टिकल रिएक्शन। ये कहलाएगा कॉर्टिकल रिएक्शन, माने कॉर्टिकल ग्रेन्यूल परिधि पर आते हैं। ओवा में रिसेप्शन कोन बनता है। ओवा में क्या बनेगा? रिसेप्शन कोन। रिसेप्शन कोन बनता है। तो देखिए ये है रिसेप्शन कोन जो निकला बट है। रिसेप्शन कोन है ये जो निकला हुआ है, और ये कॉर्टिकल है।
ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है। अब इसी से सिर्फ एक स्पर्म इसी से एंट्री होगी। अभी देखिए कई स्पर्म है, 4-5 जो भी है, बाकी सब बाहर ही रह जाएंगे। अब सिर्फ एक स्पर्म इंटर हो पाएगा रिसेप्शन, कौन से? मोनोस्पर्मी रहेगी। क्या रहेगी? मोनोस्पर्मी। और इसमें बन जाएगा, अब इसमें बन जाएगा फीमेल न्यूक्लियस और पोलर बॉडी। ये हो गया फीमेल न्यूक्लियस और ये हो गई पोलर बॉडी। अभी तक नहीं थी, देखिए अब हो गया। तो यहां पर क्या बन गया? पोलर बॉडी। और ये फीमेल न्यूक्लियस, अब इसी जगह से एक मेल न्यूक्लियस पेनिट्रेट इन सिंगल मेल न्यूक्लियस। अब यहां से ये इससे यहां तक आ जाएगा और अब ये प्रेशर से कैल्शियम आयन लेगा। क्या? कैल्शियम आयन के कारण, ड्यू टू कैल्शियम आयन, मेल अपने न्यूक्लियस और सेंट्रियोल को एंट्री देगा। सिर्फ क्या आएगा? न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल ऑफ मेल। बस सिर्फ दो चीजें अंदर आएंगी, बाकी सब बाहर रह जाएगा। अब वहीं से देखिए, ये है आपका फीमेल न्यूक्लियस और ये आया मेल न्यूक्लियस और ये है सेंट्रियोल। देखिए ये क्या है? मेल न्यूक्लियस और ये क्या है? फीमेल न्यूक्लियस। और ये आपका यहां से एंट्री हुआ और ये पूरा कवर, बाकी स्पर्म यहीं पर रह गया। देखिए यहां फट गया, स्पर्म यहीं रह जाएगा, स्पर्म वहीं पर रह जाएगा। सिर्फ एक इसका गया और उसके बाद दोनों अब इनके क्रोमोसोम फ्यूज कर देंगे, फॉर्म द जाइगोट। अब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होगी, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। तो देखिए माने नंबर वाइज क्रोमोसोम पेयरिंग होगी। मेल का है, ये मेल के हैं और ये आपके सफेद वाले फीमेल के हैं। एक मेल एक फीमेल, इसे कहते हैं पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। और अब बन गया आपका जाइगोट। ये हो गया जाइगोट और इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये हो गया जाइगोट, इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ये बन गया जाइगोट और फर्टिलाइजेशन, ये है जाइगोट और इसको कहेंगे। यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ये इस जगह होता है, जंक्शन ऑफ एम्पुला स्टमस। जंक्शन ऑफ एम्पुला स्टमस और नर मादा युग्मक संयुग्मित होकर जाइगोट बना लेते हैं। युग्मनज जाइगोट बनाते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो देखिए निषेचन की पूरी मैकेनिज्म, निषेचन इस ट्यूब में होना है, फेलोपियन ट्यूब में, और इस जगह होना है। और दोनों की लाइफ 24 घंटे है यहाँ पर। तो अब यहाँ से अंडा निकला ओवरी से, गया इसके अंदर और यहाँ पर शुक्राणु आया, यहाँ से शुक्राणु इधर आएगा और दोनों का मिलन यहाँ होगा। तो क्रिया बहुत जटिल होती है और उसके बाद ये बनता है। इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन, यहाँ हर महीने एक अंडा निकलता है। आपको बताया था 14वें दिन
मेंसेस के 14वें दिन। और ये फेलोपियन ट्यूब में जाता है फिमरी की सहायता से। और फिमरी जो फेलोपियन ट्यूब होती है उस पर सीलिया रहते हैं। उधर क्या है, उधर शुक्राणु पहुंच चुका होता है, कैपुलेशन होता है तो सीमेंस को यहाँ छोड़ता है, यहाँ से शुक्राणु, कुछ शुक्राणु यहाँ आ जाते हैं और शुक्राणु अंडाणु देखिए यहाँ पर मिलन करते हैं, माने संपर्क में आते हैं। जब आते हैं तो शुक्राणु में कैपिसिकेशन होता है, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन का संबंध होता है जिससे चिपकते हैं। फर्टिलाइजिन अंडे से आता है, एंटी फर्टिलाइजेशन शुक्राणु से आता है। अब क्या होता है, शुक्राणु की ऊपर वाला कवर वाष्प हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल वाष्प हो जाता है, उसमें क्या पहुंच जाता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम उसके अंदर स्टोर हो जाता है। आपको क्या हो जाता है, शुक्राणु से एंजाइम निकलता है, कौन सा, हाइलुरोनिडेज। और हाइलुरोनिडेज एंजाइम से वो कोरोना रेडिएटा की हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व कर देता है, तो वहां जगह गैप बन जाता है और शुक्राणु अंदर आ जाता है, जोना पेलुसिडा के संपर्क में आ जाता है। कहा जाता है, जोना पेलुसिडा के संपर्क में आ जाता है। और जोना पेलुसिडा अब यहां से फिर शुक्राणु का वही एक्रोसोम, एक्रोसिन और पाचक एंजाइम देता है। एक्रोसिन और क्या देगा, पाचक एंजाइम। उस पाचक एंजाइम के कारण जोना पेलुसिडा के 2 लेयर खत्म हो जाएंगे, पच जाएंगे। जोना पेलुसिडा के 2 लेयर, अब एक अंदर पतली लेयर पड़े बचेगी, उस तक पहुंच जाएगा। जैसे उधर पहुंचेगा तब अंडाणु में ये कॉर्टिकल रिएक्शन होगा। अंडाणु में क्या होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन। अंडाणु में जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं परिधि पे आ जाते हैं, रिसेप्शन कोन बन जाता है। अब वहां से सिर्फ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के कारण एक शुक्राणु के अंदर आ पाता है, इसको कहते हैं मोनोस्पर्मी। मेढक में होती है पॉलीस्पर्मी, एक से ज्यादा शुक्राणु, लेकिन मानव में केवल एक ही शुक्राणु। अभी देखिए वो 300-400 थे, चिपके कई थे, लेकिन अब अंदर सिर्फ एक आएगा। और जो अंदर आएगा रिसेप्शन कौन से, अब वहां पर कैल्शियम आयन के कारण और उधर अंडे में परिवर्तन होगा, मेटाफेज एनाफेज पूरी होकर 2 पोलर बॉडी बन जाएंगी छोटी सी, और एक फीमेल न्यूक्लियस हो जाएगा। फीमेल न्यूक्लियस अब अंडा अपना कैल्शियम के द्वारा स्पर्म का सेंट्रियोल, स्पर्म का सिर्फ क्या क्या आएगा, सेंट्रियोल, और वो 2 चीजें सिर्फ आएगी अंदर, सिर्फ 2 चीजें अंदर आएंगी, एक सेंट्रियोल आएगा, सिर्फ क्या क्या आएगा, सेंट्रियोल और न्यूक्लियस। सेंट्रियोल आएगा और न्यूक्लियस आएगा, मेल का न्यूक्लियस आएगा। सेंट्रियोल और न्यूक्लियस सिर्फ 2 चीजें अंदर आती है, बाकी कोई भी चीज अंदर नहीं आएगी। अब क्या है, पूंछ और सिर सब बाहर ही रह जाएगा, मतलब जोना पेलुसिडा से वहां पर रह जाएगा, सिर्फ उसका वहां से कोना। अब जैसे गया तो दोनों के केंद्र की झिल्ली खत्म हो जाएगी। अब शुक्राणुओं का मिलन, शुक्राणु और अंडाणु के गुणसूत्रों का मिलन सेंटर पर होगा। किसका मिलन होगा, शुक्राणु और अंडाणु के, शुक्राणु और अंडाणु के गुणसूत्रों का। शुक्राणु के पास 23 गुणसूत्र हैं और अंडाणु के पास 23 गुणसूत्र हैं। शुक्राणु के पास 23 हैं और अंडाणु के पास 23 हैं, दोनों के पास 23 हैं। दोनों के पास 23 है। पहला वाला पहले से पेयर करेगा, माने एक शुक्राणु का पहला और अंडाणु का पहला, इसी प्रकार शुक्राणु का दूसरा और अंडाणु का दूसरा, इसी प्रकार तीसरा, चौथा, इसी प्रकार दो सब करते करते 23 तक, करते करते 23 तक सभी एक दूसरे से पेयर कर लेते हैं। 23वें तक सब पेयर कर लेते हैं, 23वें तक पेयर करते हैं और 23वें वाले को
लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो अब वहीं पर सेक्स डिटरमाइन होता है कि लड़का बनना है कि लड़की, वही 23वां गुणसूत्र की पेयरिंग पर निर्भर करेगा कि लड़का होगा कि लड़की, वो 23वें गुणसूत्र की पेयरिंग पर निर्भर करेगा। अंडे के सभी गुणसूत्र एक तरह के होते हैं, अंडे के सभी गुणसूत्र एक तरह के होते हैं, जबकि स्पर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। बराबर बराबर होते हैं एक्स और वाई के, लेकिन सक्रिय कौन सा? अंदर सिर्फ एक स्पर्म आया है, एक्स वाला या वाई वाला। 23वां गुणसूत्र जो अंदर आया है शुक्राणु का केंद्रक, उस पे एक्स वाला या वाई वाला होगा। और अगर एक्स वाला मिलन करेगा तो लड़की बनेगी, माने फीमेल बनेगी, और यदि वाई वाला मिलन करेगा तो लड़का बनेगा। तो ये डिपेंड करता है शुक्राणु पर। अंडाणु के पास केवल एक्स ही होता है, तो 22 प्लस एक्स ही है अंडाणु। अंडाणु क्या है? 22 प्लस एक्स है। लेकिन शुक्राणु, जो शुक्राणु है वो आपका एक्स या वाई वाला होता है। जो शुक्राणु है वो एक्स या वाई वाला होता है। अगर वाई वाला आएगा तो लड़का बनेगा, 44 प्लस XX हो जाएंगे। और अगर एक्स वाला शुक्राणु आया है तो लड़की बनेगी, 44 प्लस XX रहेंगे। तो इस तरह से यही पर होता है। तो ये पेयरिंग जो होती है, पेयरिंग नंबर वाइज होगी, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, 22 तक ऑटोसोम होते, 23वां सेक्स क्रोमोसोम होता है। और यहाँ ये क्रिया जंक्शन पर होती है एम्पुला और स्थमस के। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो अभी आपने पूरा निषेचन पढ़ा, ये था पूरा निषेचन। हाँ हाँ, अपनी जगह पर है। हाँ, और किसने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उसके पास? किसने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ओम के पास? किसने कहा? ओम के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ओम के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। होता है, उसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सेंट्रियोल नहीं होता केवल ओम के पास, सेंट्रियोल नहीं होता बाकी स्पर्म की तरह, बस स्पर्म के पास टेल होता है, इसलिए आसानी से गति कर लेता है। ओम के पास टेल नहीं होती है, ओम के पास टेल नहीं होती है। एनर्जी के लिए दोनों के पास सोर्स ऑफ एनर्जी है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया गति नहीं देता, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एनर्जी देता है। लेकिन गति देना काम है पूंछ का, टेल का। और यहां पर इसीलिए इसको यहां पर लेने के लिए कौन होता है? आपको बताया था यहां लेने के लिए कौन है? फिम्बरी। अगर फिम्बरी नहीं होगी तो अंदर नहीं जा पाएगा। फिर उसके बाद अंदर सरकाने के लिए कौन होते हैं? सीलिया। यहां पर आपको बताया था सीलिया का काम होता है प्रोपेल करना, गति देना, सीलिया का काम होता है। तो अंदर सीलिया रहते हैं जिससे ये अंदर सरकता हुआ अंदर पहुंचता है। और एनर्जी उसके पास होती है, एटिक माने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, नहीं तो ये चेंज ही नहीं कर पाएगा। ये जो बना रहा है मेटा पे देना पे सबके लिए ऊर्जा चाहिए, तो वो सब है, पूछ नहीं है। और आगे बढ़ाने के लिए इसकी दीवार पर सीलिया होते हैं, बताया था सीलिएटेड होती है। और सीलिएटेड का काम होता है प्रोपेल करना। हाँ ये है। और फ्यूजन, आप देखिए यहां से डिस्चार्ज होने पर इसकी लाइफ तो 48 घंटे है, लेकिन जैसे घुस जाएगा लाइफ इसकी 24 घंटे है। और इसकी लाइफ यहाँ पर
48-72 घंटे दी है। यहाँ पर आतिश की भी लाइफ 24-48 घंटे है। अब जब ये कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट के बाद जैसे यहाँ पर पहुंचेगा लाइफ घटती जाएगी। लास्ट में जब वो क्रोमोसोम का पेयरिंग होती 6 घंटे लाइफ होती दोनों की, 6 घंटे की ही लाइफ में दोनों पेयरिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरी क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है, अंडवाहिनी में होती है। तो अब ये आपको मैंने एक एक चीज इसकी समझा दी, और लिखना तो वैसे बोर्ड पे सब मैंने लिख भी दिया है, सब लगभग चीजें तो लिख दी मैंने। तो कहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से अंडा निकला, यहाँ शुक्राणु मिलन हुआ, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग हुआ, फिर यहाँ पर कैपिसिटेशन हुआ, शुक्राणु वास हुआ, वास होने के बाद इसको इसकी पहले कोरोना रेडिएटा तोड़ा, और कोरोना फिर जोना पेरिसिडा तोड़ा, फिर उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ। कॉर्टिकल यहाँ पर कैल्शियम आयन बहुत जरूरी है, बिना कैल्शियम आयन की ये नहीं एंट्री कर पाएगा। कैल्शियम आयन, if with the calcium ion not given then no fertilization। अगर कैल्शियम आयन नहीं होगा, कैल्शियम आयन ही प्रोपेल कराता है अंदर के लिए, फोर्स देकर शुक्राणु के केंद्र को अंदर भेजता है। ये यहाँ पर बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। मैग्नीशियम भी चाहिए, लेकिन मेन है कैल्शियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम की भूमिका होती मेन कैल्शियम। इफ नॉट कैल्शियम नो फर्टिलाइजेशन। अगर कैल्शियम नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ भी कैल्शियम मिलेगा तभी है, और फिर ये घुसेगा। एक ही स्पर्म एंट्री होती है, उसी को कहते हैं मोनोस्पर्मी। इस बात को कौन करता है, कॉर्टिकल। इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्टिकल। मेढक में बहुत से स्पर्म अंदर जाते हैं, उसको कहते हैं पॉलीस्पर्मी, लेकिन अपने लोगों में होती है मोनोस्पर्मी। और फिर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, और पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम से बनेंगे जाइगोट, पहला पहले से दूसरा 23 तक पेयर होगा, एक मेल का एक फीमेल का। और इसके बाद आगे की क्रिया कहलाती है क्लीवेज भ्रूणीय विकास। आगे चलेगा भ्रूणीय विकास, तो इसको कल लिखाऊंगा, उसके बाद भ्रूणीय विकास बताऊंगा। तो